स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका महेश क्लासेज आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं उमेद सिंह राठौड़ लेकर आया हूं विज्ञान कक्षा 10 पाठ 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। दोस्तों बात करते हैं अम्ल। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन बोलते हैं इनको, हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है, जिसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात सभी खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है, जैसे नींबू में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है, और ऐसे ही आपके इसमें मौसमी में पाया जाता है, एप्पल में पाया जाता है। यहाँ तक कि चींटी और मधुमक्खी के डंक में भी अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में जलन होती है। प्रबल अम्ल के उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये भी पूछे जाते हैं एक नंबर 2 नंबर के प्रश्न में। 2 प्रबल अम्ल व 2 दुर्बल अम्ल के नाम लिखिए। CH3COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल ये दुर्बल अम्ल है। और सांद्र अम्ल, सांद्र मतलब जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, सांद्र अम्ल कहा जाता है, जिसे अपन अपनी भाषा में गाढ़ा भी कह सकते हैं। तनु अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, यह सांद्र की अपेक्षा थोड़ा पतला होता है, इसमें H+ आयन की मात्रा कम होती है। अब हम बात करते हैं क्षारक। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं तथा ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। प्रबल क्षारक में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। दुर्बल क्षारक में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। क्षार की बात करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो MgOH2 इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है, एंटासिड यानी प्रति अम्ल के रूप में। लवण, लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। उदाहरण सोडियम क्लोराइड जो हमारा साधारण नमक होता है, और KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। सूचक, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय क्षारक माध्यम में बदल जाते हैं। सूचक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर के प्रश्न की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक सूचक। ये पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पौधे के फूल, हल्दी आदि। कृत्रिम सूचक ये रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन। और गंधीय सूचक में इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग तेल, वनीला आदि। प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं। ये लिटमस जो होता है रंग अम्ल को लाल कर देता है और क्षार को नीला कर देता है। लाल पत्ता गोभी का रस अम्ल को ये लाल कर देता है और क्षार को हरा कर देता है। हल्दी जो होती है वो अम्ल में कोई बदलाव नहीं करती है, जबकि क्षार को लाल कर देती है। हाइड्रेंजिया के फूलों का जो रस होता है वो अम्ल को नीला जबकि क्षार को गुलाबी कर देता है। कृत्रिम सूचक में फिनोल्फ्थेलिन जो होती हैं वो अम्ल को रंगहीन रखती हैं जबकि क्षार को गुलाबी कर देती है। मेथिल ऑरेंज अम्ल को लाल कर देता है और क्षार को पीला कर देता है। गंधीय सूचक में प्याज का जो रस होता है तीक्ष्ण गंध होती है उसमें, और इसमें कोई गंध नहीं होती है। वनीला समान गंध रहती है अम्ल में, और इस क्षार में कोई गंध नहीं रहती। इसी प्रकार लौंग का तेल है। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। धातु की अभिक्रिया, अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देती हैं। क्षार के साथ भी धातु अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन देती है, परंतु ये सभी क्षारों के साथ संभव हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम करते हैं पॉप टेस्ट। इसे हाइड्रोजन, जब किसी अम्ल की धातु से अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस को हम परख नली में एकत्रित करके जब उसे जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाते हैं तो पॉप पॉप का साउंड उत्पन्न होता है, पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट से यह स्पष्ट होता है कि हाइड्रोजन गैस है परख नली में। ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बुझाने में सहायक होती है। आगे बढ़ते हैं। धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया।
जैसे अब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, जल बनाता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऐसे ही धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण, जल और इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। चूने के पानी का टेस्ट। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें निकलती है इस अभिक्रिया में, ऐसे हम चूने के पानी से प्रवाहित करवाते हैं तो पानी दूधिया हो जाता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड उसमें और प्रवाहित करेंगे तो उससे एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, एवं जल मुक्त होगा। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करवाने पर इससे हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा जलीय अवस्था में। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर क्रिया। जैसा कि हमने पहले ऊपर पढ़ा था कि अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, इसके परिणाम स्वरूप हमें लवण और जल प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को हम उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड यानी नमक का निर्माण करता है एवं जल का निर्माण करता है। प्रबल अम्ल जब दुर्बल क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो उससे जो अम्ल चूंकि प्रबल है इसलिए लवण अम्लीय लवण बनेगा और जल मुक्त होगा। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो क्षारीय लवण और जल बनेगा। प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो उदासीन लवण और जल बनेगा। दुर्बल अम्ल जब दुर्बल क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो उदासीन लवण एवं जल का निर्माण होगा। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। आपको एक बात याद रखनी है, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड जो होता है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड व जल का निर्माण करता है और इसका रंग नीला हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, जबकि अधात्विक ऐसे अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसा कि मैंने अभी बताया, अधात्विक ऑक्साइड ऐसे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट एवं जल का निर्माण करती हैं। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो जल में मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते हैं, वो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। जल की उपस्थिति में क्षारक OH आयन उत्पन्न करते हैं, जिसे इसमें दर्शाया गया है दोनों अभिक्रियाओं में। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और इसे लगातार हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है और इसको अगर गलत तरीके से हम मिलाते हैं, यानी कि सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर यानी कि उफन कर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। अम्ल को जल में डालने से मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। दूसरा है स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। अम्ल और धातु अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस देते हैं, जबकि लवण और जल अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल लवण और लवण देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देती हैं और जल देती हैं, और क्षारक के साथ लवण और जल देती है। अम्ल की क्रियाएं सभी के साथ दर्शाई गई हैं। इनको आप अच्छे से देख लेवें, पढ़ लेवें और उतार लेवें। इसी प्रकार ये क्षारक की अभिक्रियाएं भी दिखाई गई हैं। धातु के साथ लवण और हाइड्रोजन गैस देती हैं, अधात्विक ऑक्साइड के साथ लवण और जल का निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं। सभी अम्लों व क्षारकों में अम्ल में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं।
जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत यानी पतला हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम या OH माइनस में प्रति इकाई आयतन की कमी आती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अगर हम शक्कर के मिश्रित पानी में अगर और पानी डालेंगे तो वो फीकी या पतली होती जाएगी। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ या OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक जो है अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों के द्वारा प्रदर्शित करता है। एक पीएच स्केल है जिसका कि इसकी खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। पी का मतलब होता है पुशांस पोटेन, जो एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है शक्ति। एच मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये एक स्केल होती है जिस पर 0 से 14 तक अंक होते हैं। पीएच का मान जब 7 होता है तो उदासीन विलयन होता है, 7 से अधिक होने पर क्षारीय विलयन होता है और 7 से कम होने पर अम्लीय विलयन होता है। यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल के उदाहरण आपको शुरू में बताया गया था। ये CH3COOH H2CO3 दुर्बल अम्ल है और प्रबल अम्ल में HCl H2SO4 और HNO3 है। दुर्बल क्षार में NH4OH है और प्रबल में NaOH KOH CaOH2। बढ़ती हुई 7 से नीचे जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। 7वें होने पर उदासीन रहेगा विलयन। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच में कार्य करता है। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसमें SO2, NO2 और CO2 गैसेस जो होती हैं वो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। मिट्टी का पीएच। अच्छी उपज के लिए पौधों को भी एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसका उपचार कर सकता है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारा उदर यानी पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से निकलता है उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब हमारे पेट में जलन होती है तो हमें नींबू पानी का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि नींबू में तो ऑलरेडी अम्ल होता है। हमें क्षार युक्त मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनो जैसे पदार्थों का यूज करते हैं जो हमारे शरीर में अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल जो कि कैल्शियम फास्फेट, यह हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इससे बना होता है। ये जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर संसारित हो जाता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डोक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। लवणों का पीएच। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक मिलकर उदासीन लवण बनाते हैं जिनका पीएच 7 होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक अम्लीय लवण बनाते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल मिलकर क्षारकीय लवण बनाते हैं जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। साधारण नमक से रसायनों का निर्माण, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में विरंजक चूर्ण के, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि के निर्माण में साधारण नमक यानी NaCl की जरूरत होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर
सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरसार प्रक्रिया कहते हैं। ये प्रश्न आपके आ सकता है कि क्लोरसार अभिक्रिया को आप चित्र द्वारा समझाइए। इसमें विद्युत प्रवाहित करने पर, आप देखिए दोस्तों, विद्युत में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। आपको पहले पार्ट में बताया गया था कि इलेक्ट्रोड कार्बन के ग्रेफाइट से बनते हैं। एनोड एवं कैथोड, एनोड धनावेशित होता है तो हाइड्रोक्साइड ये जो इसमें क्लोरीन गैस बनती है। क्लोरीन गैस जो होती है ऋणावेशित होती है तो वो धनावेशित एनोड पर मुक्त होगी। हाइड्रोजन गैस जो धनावेशित होती है ये ऋणावेशित कैथोड पर मुक्त होगी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एवं कैथोड के पास ही सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है। इसका उपयोग, हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन व मार्गरीन में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग जल की स्वच्छता, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो अपने तारों के ऊपर होता है उसमें, और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इसका उपयोग किया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्पात की सफाई में, औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन कागज बनाने के लिए किया जाता है। क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण बनता है। इससे घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन के लिए आवश्यक होता है। विरंजक चूर्ण, शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब अमोनिया गैस मिलाई जाती है तो इससे अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है एवं बेकिंग सोडा बनता है। ये एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव, रोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। यह एंटासिड का एक संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये एक क्षारकीय लवण है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट POP का निर्माण करता है। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। यह अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है ये बोर्ड में प्रश्न, आप अच्छे से पढ़ लेवें। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए प्लास्टर के रूप में यूज़ लेते हैं हम। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलन का जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे CuSO4.5H2O, इसमें क्रिस्टलन के 5 जल अणु हैं। क्रिस्टल जल के 5 अणु है। सोडियम कार्बोनेट .10H2O, CaSO4.2H2O में क्रिस्टलन के जल के 2 क्रिस्टल हैं। इस प्रकार ये आपका दूसरा पार्ट भी समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आप देख लेवें। छोटे प्रश्न भी आते हैं, 1-1 नंबर के भी आते हैं, इससे 2 नंबर के भी आते हैं एवं 3 नंबर के भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। आशा है दोस्तों आपको इस पार्ट के ये नोट्स जो है पसंद आए होंगे। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें एवं शेयर ज़रूर करें। यह वीडियो आप महेश क्लासेस पर देख रहे थे। धन्यवाद।